कितने रहते हैं भाई, कितने रहते हैं? ये अभी एंड पे ले जाओ, अभी एंड पे देने हैं, वहाँ से जाते हुए लेंगे। अब बात सुनो, इधर आ जाओ। और मेरा नंबर तो है ना जी जी उस पर, किसी शॉप पे जाओगे ना जी जी जहाँ पे गैस लोड होता जी हो, जी उन्हें कहना इस नंबर पे वो जो 600 रुपये में पैकेज लगता है ना मंथली, जी जी वो लगा ठीक अभी कराओ। अभी करवाना है ये, ठीक है? ये 5 वाले। अच्छा जी, 12569। ओके, हमाद अख्तर, किधर है हमाद अख्तर? हमाद अख्तर, हमाद, तुम हमाद अख्तर नहीं हो? अच्छा, तनवीर अहमद आप हो? ओके, अरसल, किधर है अरसल? अरसल किधर है अरसल? आज बताओ मुझे किधर है ये अरसल? छुट्टी पे है, सीरियस ही नहीं हो रहा ये, 1-2 नंबर कम होते हैं इसके। ओके जी, 12569, 11559 हमाद अख्तर, 12344 तनवीर अहमद। इन तीनों के 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। शाबाश शाबाश। टेस्ट केड़ा सी वैसे? हाँ, हमाद अख्तर नहीं है। अरसलान, अरसलान 12311 अरसलान किधर हैं? टाइम नहीं होता। सोहेब इरफान, सोहेब इरफान, अरबाज सलीम 13, शाबाश। उसामा हफीज़ 12671, उसामा हफीज़ 12569, 15 मार्क्स, शाबाश। ये पीछे भेजते जाएं, आखिरी रो तक जाना है। 12565, 12565 9 मार्क्स, शाबाश, ये भी भेज दें। अरसल सईद, हसन फारूकी, उसामा इकबाल 13, शाबाश। अहमर खान 12, शाबाश बेटा। सैयद असद 9, ये शाबाश बगैर वाले हैं। ये भाई शाबाश बगैर वाले मुझे ना दिया कर, इतने पेपर्स क्यों हैं? हमाद सलीम 8 नंबर, सिर्फ 19 बच्चे पास थे, गुड। हसनैन 11446, अच्छा 8 नंबर। अच्छा, हो तो गया था ना घर पे सबका? घर पे सवाल तो हो गया था ना, डिस्कशन के बाद तो हो गया था ना? हसन ताहिर, कितने बच्चों ने आज का टेस्ट दे लिया? कैसा रहा देख लेते हैं। तनवीर अहमद 12344, तनवीर अहमद वेरी गुड, 15 मार्क्स। 12591, 12591 ले जाओ यार ये जल्दी से जी। नहीं है टाइम आज मेरे पास फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने का, माजरत, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए इसलिए नहीं है टाइम। हाँ, मुझे एक्रूअल वाले क्वेश्चन के बारे में बताएं, प्रायोरिटी तो उसी की चल रही है। एक्रूअल वाले क्वेश्चन के बारे में बताएं जो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन का दिया था। एक्रूअल वाला क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन की तरह से दिया था, हो गया था वो क्वेश्चन, नहीं हुआ था वो? पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से बताया था ना हो, हालांकि हुआ तो वो इत्तेफाक से ही था। पर चलें देख लेते हैं रेक्टिफिकेशन वाला वो क्वेश्चन, अगर मुझे दे दें अगर तो ज़्यादा अच्छा होगा, डिस्कस मैं कर सकूँगा। आप लोगों के पास तो बुक्स भी हैं, है क्वेश्चन? कल क्वेश्चन दिया था ना हैंड आउट बना के। बुक है, ओपन करो फिर। बुक में डेट्स लिखी थी घर जाके? ओके, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आप ना अपने लेजर्स बनाइए, अपने लेजर्स बनाकर जो क्लोजिंग आए उसकी एंट्री कर दीजिए। देखें, एक्रूअल, प्री पेमेंट, एक्सपेंस के केस में यही एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री भी करेंगे फाइनल अकाउंट्स में जाके। बहरहाल वो कहता है जी जामिल जो है वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है कैश बेसिस पर, लेकिन हम जो है वो चाहते हैं कि आप इनको ले आओ
एक्रूअल बेसिस पे। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था आप ट्रांजैक्शन 1 आप अपने लेजर्स बना लें। कितने बच्चों ने ये लेजर्स बनाए थे और जिस तरह से एंट्री सिखाई थी वैसे ही एंट्रीज की और सब हो गई, सब हो गई। इसका मतलब होमवर्क किया नहीं गया। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया? अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्यों जी, क्यों नहीं किया जी अटेम्प्ट? जी किस टेस्ट की प्रिपरेशन? ये टेस्ट अकाउंटिंग का नहीं था, तो फिर क्यों नहीं किया जी आपने? क्वेश्चन क्यों नहीं किया? टेस्ट प्रिपरेशन का मतलब ये कतन नहीं होता कि हम अपना काम छोड़ दें रोज का। और जी और क्यों? ठीक है, बस अब 2-2 दिन में एक एक टॉपिक खत्म करवा देता हूँ, कोई टाइम ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा आपको, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोर्स ख़त्म कैसे हो गया। आप लोग ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं मेरे ख्याल से, आप लोगों की तरफ से तो इसी तरह के मुझे जो है वो आंसर्स मिल रहे हैं। जी स्टार्ट करते हैं, ज़रा टाइम नहीं है मेरे पास अब। ठीक है, मेरी तरफ से जो मर्जी करें, पढ़े ना पढ़े अगली बार पढ़ ही लेंगे। ऑफिस रेंट लेजर बनाएं। ऑफिस रेंट वॉज पेड, तो मैं छोटा सा एक्सपेंस ऐसे लिख लेता हूं अपने समझने के लिए। इधर देखें सब तवज्जो से, एक्सपेंस के केस में सबसे पहले कैश लिख लिया करो ताकि फिर गलती ना हो। एक्सपेंस है तो कैश किस तरफ आएगा बोलो? नहीं, एंट्री बोला करो। कैश क्रेडिट, एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। एक्सपेंस का लेजर क्या होगा? डेबिट। तो एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। ये सबसे पहले लिख लिया करो, फिर अगली कहानी शुरू किया करो। ऐसे ही कोई इनकम आए तो उसको कैश को पहले लिखो, फिर बाकी कहानी शुरू करो। ओके, अभी बिजनेस शुरू हुआ है, इसलिए कोई ओपनिंग में प्रीपेड हो या पेबल हो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई बिजनेस जो अभी शुरू हुआ है, समझ आ रही है? बिजनेस अगर अभी शुरू हुआ है तो ओपनिंग में प्रीपेड पेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, डाटा सिर्फ 1 महीने का रखना था अपने सामने, ठीक है? देखो बिजनेस तो उसने शायद पूरे साल की पेमेंट्स कई जगह पे की हुई हैं, 2 साल की, 3 साल की, लेकिन वो क्या रहा है, यकम जनवरी को बिजनेस शुरू किया है और एडजस्टिंग एंट्रीज करो ताकि मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके। तो 31 जनवरी तक हमने जो है वो ये सब कुछ देखना था। बहरहाल वो कहता है 8 जनवरी को क्या हुआ? 1 year's ऑफिस रेंट वॉज पेड इन एडवांस अमाउंटिंग टू 1.2। पेमेंट स्टेप 1 वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग, लिख दिया। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, रिकॉर्ड करो कैश, एंट्री लिख दी हुई है हमने। किस दिन जी? 8 जनवरी को पेमेंट हुई है। कैश बोलो बोलो बोलो, एंट्री बोलो, पास होने वाले एंट्री बोलो। ऑफिस रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 1.2। ओके, नाउ एक ही दफा बनाकर रख लेते हैं यहां पे अपने पास टाइमलाइन। यकम जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 16 तक तो पूरा साल है ना, ठीक है जी? उसमें फिर 12 महीने हैं और हम इसको फोकस कर रहे हैं इस वक्त जनवरी को, जनवरी के एंड को। हमारा मंथ एंड है जनवरी, ठीक है? ओके, वो कहता है 1 year's रेंट वॉज, अच्छा कैश पे हो गया। स्टेप 3 क्या होता था? वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। तो यहां पर यकम जनवरी पे कुछ भी नहीं था, वहां पे भी चलें, अब छोड़ें जगह में। ओके, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, और कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग को क्या उसूल बताया हुआ है? हम आखिरी पेमेंट को पकड़ेंगे और उसकी रेंज को चेक करेंगे। आखिरी क्या? पेमेंट ही एक है। इस दिन हमारी पेमेंट हुई है कितनी? 1.2। हमने पूछा 1.2 तुम्हारी रेंज, उसने कहा मेरी रेंज है 1 year। मेरी रेंज कितनी है? 1 year। क्या लिखा होता? 1 year's ऑफिस रेंट वॉज पेड इन एडवांस, ठीक है? तो इसका मतलब सिर्फ 1 महीने का एक्सपेंस बनना चाहिए, बाकी 11 महीने क्या हैं?
प्रीपेड। बाकी महीने के एंड पे तो 11 महीने प्रीपेड ही होंगे ना, मंथ एंड है, ईयर एंड नहीं था। कितने बच्चे इसको ईयर एंड समझ के सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, ईयर एंड समझ के? ईयर एंड नहीं जी, सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें। सवाल की समझ आई है? देखें, यकम जनवरी 16 पे बिजनेस कमेंस हुआ है, ओके। ट्रांजैक्शंस हैं जनवरी 16, जनवरी 16, जनवरी 16, फरवरी 16। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेक्टिफाइंग एंट्रीज टू एनेबल ZT टू फाइनलाइज इट्स मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो भाई 31 दिसंबर पे जाने की तो कोई तुक नहीं बनती थी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट भी पढ़ा करें, सवाल का हिस्सा होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। बल्कि सवाल ही रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो सवाल को बाद में पढ़ा करें, ठीक है। चलें, बहरहाल क्लोजिंग में प्रीपेड है, यानी क्लोजिंग में पेएबल नहीं है, फैसला हो गया, पेएबल तो नहीं है, क्योंकि इस पेमेंट की रेंज हमारे साल से आगे निकल गई है, साल नहीं महीने से आगे निकल गई, ठीक है। क्योंकि चले लिख ही देता हूं, ये है यकम जनवरी 16, ओपनिंग पेएबल कुछ है नहीं है। ये है यकम जनवरी 16, कोई ओपनिंग प्रीपेड है नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस ही अभी शुरू किया। फिर ये क्लोजिंग 31 जनवरी 16 पर ही निकाल रहा हूं मैं, कोई क्लोजिंग पेएबल है? भाई कैसे हो सकता है क्लोजिंग डेट पे पेएबल, जब हमने अगले पूरे साल का किराया यकम जनवरी को पे कर दिया है, तो फिर अगला तो पूरा ये फरवरी मार्च अप्रैल, ये जनवरी पेएबल क्या, जनवरी कहाँ से पेएबल आ गया, ये तो फरवरी मार्च भी हम पे कर चुके हैं, दिसंबर तक पे कर चुके हैं। तो प्री पेमेंट का केस है, देयर इज नो क्लोजिंग पेएबल, प्रीपेड है। तो 31 जनवरी 16 पे हमने कहा जी क्लोजिंग तो प्रीपेड है। अच्छा जी, अब कितना है प्रीपेड? तो उसके लिए आपको वर्किंग जो मैं सिखाया करता था कि दिया हुआ है सवाल में आपको मंथली, छोड़ो इसको, आप अपना तरीका याद रखो, तो वो तरीका आज काम आया। 1 year's रेंट अमाउंटिंग टू 1.2 का मतलब 1.2 12 महीनों का रेंट है, डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ आ जाएगा। अब मुझे बताओ, प्रीपेड निकाल रहे हो या एक्सपेंस निकाल रहे हो? तो यहां पर आप खड़े हो, ये यहां पे खड़े होकर एक महीना तो सर्विसेज यूज कर चुके, प्रीपेमेंट कितनी है? फिर प्रीपेमेंट कितनी है बोलो जी, इंटू 11, 1.1। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितनी है बैलेंसिंग फिगर? 0.1। ये सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। चल, अब मुझे ये बताएं, ये क्लोजिंग प्रीपेड जो लिखा हुआ है 1.1, इसकी एंट्री आपको करनी आती है? जैसे डिस्पोजल के अकाउंट में हम एंट्री किया करते थे, मैं कह रहा हूं कि ये है हमारी प्री पेमेंट की एंट्री। ये एंट्री होती है, मैंने बताया नहीं था आपको कि एंट्री समझाऊं तो समझ ही कभी ना है, ये एंट्री होती है। क्लोजिंग में पेएबल निकला, यहां पर जैसे ही मैंने लिखा, दरअसल ये एंट्री है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री है, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेमेंट या प्रीपेड रेंट डेबिट। क्या कर रहे होते थे? एसेट बना रहे होते थे, ठीक है। तो ये क्या एंट्री हो रही है? रेंट एक्सपेंस का, ये रेंट का लेजर है ना, ये रेंट एक्सपेंस कह लो, रेंट एक्सपेंस का लेजर है ना, तो एक्सपेंस की क्रेडिट साइड है, तो रेंट एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट, और उसके अगेंस्ट यहां वजह लिखी होती है प्रीपेड रेंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये एंट्री बनती थी आपकी, आपने यहां पर एंट्री लिखनी थी प्रीपेड रेंट या रेंट प्रीपेड या क्लोजिंग प्रीपेड लिखने में हर्ज नहीं। बहरहाल ये क्या चीज है? प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड। तो प्रीपेड रेंट डेबिट ये कहां चला जाता होता है? बैलेंस शीट में बताया था, बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा, ठीक है। और इधर देखो, ऑफिस रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। अच्छा, पता है ये हो क्या रहा होता है? ये वही कहानी है जो मैंने आपको कहा था, ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी होती है। इधर देखो, ट्रायल है जैसे आपके सामने, डेबिट क्रेडिट, यहां पर नजर आ रहा है ऑफिस रेंट 1.2, ट्रायल बैलेंस है, एक्सट्रैक्ट 1.2। अब अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ये जहां पर एक्सपेंसेस में रेंट एक्सपेंस लिखने लगो, 1.2 लिख दो, और यह हो फॉर
द मंथ ऑफ जनवरी। तो क्या आप सही हो? 1.2 मिलियन का तो पूरे साल का एक्सपेंस आप एक महीने में शो कर रहे हो। तो इसी की तो एडजस्टमेंट सिखाई थी कि नहीं जी इसको इधर ले आओ, ठीक है जी, ये रेंट का लेजर बनाओ, ये 1.2 पेमेंट है, ओपनिंग कुछ है नहीं, वो सामने हुआ पड़ा है, ठीक है। क्लोजिंग में प्रीपेड निकला है। अभी तो देखो ये एडजस्टमेंट हुई है, तो बैलेंसिंग सिर्फ 0.1 प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पर एक्सपेंस नजर आएगा 0.1 और ये 1.1 यहां पर बैलेंस शीट में चलकर करंट एसेट्स में ये एसेट नजर आएगा। मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने सिखाए थे। प्रीपेड रेंट एक एसेट है, 1.1 नजर आएगा। तो यही तो एंट्री हुई पड़ी है, यही एंट्री हुई है। प्रीपेड रेंट डेबिट एक एसेट बढ़ गया नजर आ रहा है, ठीक है। और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, यहां पर अगर आपने यूं लिखा होता ना कि ट्रायल में ये 1.2 पड़ा है, तो मैं यहां पे एंट्री आपको अब करके दिखाता हूं। यहां कुछ नहीं था, ये ट्रायल में हुआ पड़ा है। ट्रायल में उसने क्या कर रखा है? रेंट एक्सपेंस डेबिट। समझो, हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या 1.2 एक्सपेंस है? नहीं, इसमें से तो 1.1 एसेट है। अब जब इसको एसेट है कहा तो हमने एंट्री पास की 1.1 से प्रीपेड रेंट डेबिट हो गया, डेबिट एसेट बढ़ गया। जब एसेट बनाया तो एक्सपेंस तो नहीं ना बनाया, तो 1.1 एक्सपेंस में से क्रेडिट कर दिया है, ये 0.1 नजर आ रहा है। यही एंट्री लिखी है मैंने आपके सामने। तो अब एंट्री नजर आई है, तो प्री पेमेंट की एंट्री है। एक्रूअल से ज्यादा अच्छी समझ आती है। एक्रूअल कोई अभी आ जाता है तो देख लेता हूं, वरना खुद बता दूंगा। एक्रूअल की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ट्रायल वाला एक्सपेंस कम पड़ा होता है, कुछ उसमें ऐड करते हैं, बाकी लायबिलिटी बनाते हैं, अभी देख लेंगे। फिलहाल ये समझ आई है। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये वाला लेजर अपना बनाना, और ये क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग जो आपने कैलकुलेट किया, ये जब यहाँ पे लिख लोगे ना, इसको एंट्री में कन्वर्ट कर लेना। ये आपकी रिक्वायरमेंट है सवाल की, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोजिंग प्रीपेड, ये डेबिट। और ये ऑफिस, तरतीब से ऑफिस रेंट का लेजर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस क्या हो गया? क्रेडिट। उसके अगेंस्ट प्रीपेड रेंट क्या हो गया? डेबिट, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016 में एडवांस पेमेंट ऑफ 20 मिलियन was made against a purchase order. 60% of the ordered goods were received in January. ऐसा ही लेजर बना लेते हैं, जरूरत तो शायद इसकी नहीं थी, बड़ा आसान होता है इसके बगैर भी। बहरहाल एडवांस हमने दिया है, बोलो, एडवांस हमने दिया है, हमें चीजें रिसीव होंगी। तो ये जो एडवांस हमने दिया है, ये हम पे लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है? क्यों एसेट? राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। आज पैसे दे दिए हैं, कुछ अरसे बाद हमें चीजें आएंगी, फिर हम पैसे नहीं देंगे, हम सिर्फ इसी एसेट को क्रेडिट करके चीजों को डेबिट कर लेंगे, परचेज डेबिट। बात समझ रहे हो? तो बहरहाल नाम इसका है एडवांस टू सप्लायर। कह लूं एडवांस टू सप्लायर, और ये एक एसेट है। क्यों एसेट है? राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। ठीक हो गया? ओके, नाउ चल रहा है? ओके, माइक दिया नहीं वैसे? अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर का मतलब जो हमने परचेज ऑर्डर किए उसके अगेंस्ट हमने एडवांस में 20 मिलियन दे दिए, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, इस पूरे सवाल में कहीं ओपनिंग प्रीपेड, एडवांस कह लो, चलो आप प्रीपेड, प्रीपेड ही था वैसे तो, एडवांस, ओपनिंग एडवांस में या ओपनिंग पेएबल है? कोई है ही नहीं, पूरे सवाल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बिजनेस ही अभी शुरू किया है। बहरहाल लिख दिया, स्टेप 1 आपका है। अब वो कहता है 20 मिलियन का एडवांस हमने पे किया है। 20 मिलियन का एडवांस हमने पे किया है। किस दिन? 15 जनवरी को। मैंने कहा था पेमेंट करते हुए आपने ये नहीं देखना कि ये कितने अरसे की पेमेंट है, किस चीज़ की पेमेंट है। हमारे पीरियड में अगर पेमेंट हो गई है तो रिकॉर्ड करो एक बार। तो स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश।
भाई क्या करने आए थे? बैड डाउट डेट करने आए थे, चला गया जी। वी विल रिकॉर्ड कैश, जी बोले 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 एडवांस टू सप्लायर डेबिट। देखें, चीज़ें अगर खरीदें और पैसे दे दें तो एंट्री होती है परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट। अब कैश तो क्रेडिट हो गया 20 मिलियन से, क्या चीज़ें आ गई हैं? नहीं, चीज़ें आएंगी। तो हमने ये परचेज डेबिट चीज़ें आने पर ही करना था। हमने फिलहाल क्या कह दिया? एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर एक एसेट है हमारा, ये डेबिट और कैश क्रेडिट। अब जब कल को ये चीज़ें आ जाएंगी तो चीज़ें आने पर परचेजेज डेबिट होंगी। फिर परचेजेज डेबिट, मिसाल के तौर पे सारी चीज़ें आ गई 20 रुपए से परचेजेज डेबिट, तो फिर कैश दोबारा क्रेडिट करें? नहीं, ये जो राइट टू रिसीव था ये रिसीव हो गया, तो एडवांस टू सप्लायर्स क्रेडिट। ठीक हो गया ना? ये कॉन्सेप्ट है एडवांस टू सप्लायर का। ठीक है, तो वो यही कह रहा है पेमेंट करते हुए हम एंट्री क्या करेंगे? पेमेंट करते हुए हम एंट्री करेंगे कैश क्रेडिट। पेमेंट जो की कैश क्रेडिट। डेबिट परचेज को कर सकते हैं, परचेज तो तब करेंगे जब चीजें आएंगी। तो अभी परचेज ऑर्डर दिया है और साथ में पैसे एडवांस दे दिए हैं, तो ये है एडवांस टू सप्लायर, ये है एक एसेट। ओके, तो यहां पर हमने एंट्री पास की कितने से? 20 से 15 जनवरी, 15 जनवरी को। ठीक है जी, तो 15 जनवरी को एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, सही है। अब आगे कहता है 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स वर रिसीव्ड इन 16 जी 20। ये देखें, ये 20 का जो एडवांस था इसमें से 60% चीजें आ गई हैं, 40% अभी भी नहीं आई हैं। ठीक है, तो 60% कितना बनता है वैसे? 12। इसकी एंट्री ये बनती है? बोलो, इसकी एंट्री नहीं बनती बेटा। जो चीजें आ गई हैं तो परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट, लेकिन अभी भी 20 में से 8 जो है वो हमारे पास एक एसेट पड़ा है, वो अभी भी हमारा एसेट है। ठीक है, अब मैं कहता हूं उसी तरह स्टेप्स लेके चलो। ये तो सारी चीजें अब खुल गई आपके सामने, लेकिन स्टेप्स हम स्टिक करते हैं उन्हीं के साथ। तो स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब देखो अभी हमारे पास जनवरी से बाद पेमेंट की रेंज है, जो जनवरी में चीजें नहीं आई, क्लोजिंग में एडवांस निकाल लो या परचेज में जो फिगर जानी है वो निकाल लो, आपकी मर्जी है। लेकिन इधर देखो, मैं क्लोजिंग ही निकाल लेता हूं। क्लोजिंग में भी एसेट ही बन रहा है ना, क्लोजिंग में भी कुछ एडवांस पड़ा है। शायद ये इतनी आसान एडजस्टमेंट थी कि इसको लेजर में करना मुश्किल लग रहा है हमें। बहरहाल कोई बात नहीं, चलते रहें अब एक ही तरह से। जब सब करने तो सभी एक तरह से कर लेते हैं। क्लोजिंग एडवांस, इधर देखें, क्लोजिंग एडवांस मैंने कहा जी 20 मिलियन में से ना अभी भी 40% चीजें रिसीव नहीं हुई। कैसे पता लगा? वो कह रहा है 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स वर रिसीव्ड, तो मतलब 40% आर स्टिल नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना, 60% आर रिसीव्ड तो मतलब 40% आर स्टिल नॉट रिसीव्ड। तो 20 में से 12 की एंट्री तो कर दो परचेज डेबिट एडवांस टू सप्लायर्स क्रेडिट, लेकिन अभी बाकी 8 पड़ा रहने दो यहीं पर। तो क्लोजिंग एडवांस कितना? स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 3 वही क्लोजिंग में पेएबल कोई नहीं। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। इधर देखो, 31 जनवरी 16, 1 जनवरी 16, ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने, आपके स्टेप्स खराब ना हो। ठीक है, तो था ही नहीं पेएबल। तो स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, नहीं है। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, कर लिया। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, करो। नजर आ रहा है क्या क्लोजिंग है जी? 20 का हमने दिया था एडवांस, उसमें से 12 वाली चीजें आ गई हैं, 8 अभी भी नहीं आई हैं, तो वो 8 अभी भी क्या है? हमारा एडवांस एसेट है। तो बैलेंसिंग फिगर स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लो 12। अब आप कहोगे ये तो एंट्री होनी चाहिए, इसकी एंट्री तो होनी चाहिए क्या? इसकी एंट्री तो होनी चाहिए परचेजेज डेबिट एडवांस क्रेडिट। तो भाई एंट्री तो वही हुई पड़ी है, एडवांस क्रेडिट है। प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेज में जाकर एक्सपेंस ही बनना होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ही डेबिट लिखती है। आप परचेजेज लिख लो अगर आपको तकलीफ हो रही है।
लेकिन लेकिन मुझे इस 8 की एंट्री चाहिए, मुझे इस 8 की एंट्री कर दीजिए। बोले बोले एडवांस टू सप्लायर का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। क्यों? एडवांस टू सप्लायर एसेट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि हमने यहां पर ये एसेट का अकाउंट ही नहीं बनाया। अच्छा, तो हमने ये एडवांस का अकाउंट भी नहीं बनाया, हम तो ये एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का अकाउंट बनाया करते थे ना। तो मैं यूं कह लेता हूं कि ये परचेजेस का लेजर था। ठीक है, ये परचेजेस का लेजर था। परचेज भी तो एक एक्सपेंस ही होता है, बोलो। परचेज भी तो एक एक्सपेंस ही होता है। एक्सपेंस 20 रुपए की पेमेंट की थी, लेकिन सारे का सारा एक्सपेंस नहीं बनाया हमने, सिर्फ 12 रुपए की परचेज रिकॉर्ड की हमने। तो ठीक है, अब हम परचेज के अकाउंट को सुकून से क्रेडिट कर लेते हैं जी। कितने से? 8 से। और यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एडवांस टू सप्लायर। कितना? ठीक है, जिस तरह से मर्जी कर ले। ये भी हो सकता था, इधर देखो, आप कहते ओरिजिनल ये था। अब देखना जरा, ओरिजिनल ये भी आसान लग सकता है ना। ओरिजिनल ये एंट्री बनती है 20 और 20। वो बोलो ओरिजिनल ये होना चाहिए था। ठीक है, रॉन्ग। वो कहता है जी कैश बेसिस पे चल रहे हैं। भाई साहब ने ना ये एंट्री कर दी है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 20। ये ज़्यादा आसान है वैसे, लेकिन सारी एडजस्टमेंट्स इस तरह से आसान नहीं लगती, इसलिए ये ज़रा मुश्किल लग रही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे होना चाहिए था एडवांस 20 से डेबिट। एडवांस 20 से डेबिट हो गया। करो करो, आप कहोगे अभी गड़बड़ होगी सारी। ठीक है, बहरहाल एडवांस नहीं नहीं, वो इस तरह है ना, ओरिजिनल में हमें ये करके फिर ये एंट्री, वो सारी ही ओरिजिनल थी, सॉरी जी। कुछ परचेजेस डेबिट करके एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट। कितना बनाया था हमने? 12। ये सारी ही ओरिजिनल एंट्री थी। ठीक है, होना तो चाहिए था ये। अस्तगफिरुल्लाह। रॉन्ग। हुआ क्या? रॉन्ग। उसने जनाब सारी की सारी ना परचेजेस डेबिट करके कैश को क्रेडिट किया हुआ है 20 से। तो फिर आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा काम। आपने कहना है एडवांस डेबिट होना था, ये एक ही एंट्री है ना असल में, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। एडवांस 20 से डेबिट, 12 से क्रेडिट। मैंने कहा था नेट कर लिया करना। एडवांस कितने से डेबिट होना चाहिए, नेट बता दो। क्या एडवांस 8 से डेबिट हुआ है? होना चाहिए था नेट में 8 से डेबिट। ऐसे ही करते थे ना नेट एक्सचेंज वाली ट्रांजेक्शन, याद करो जी। ऐसे ये एडवांस डेबिट होना चाहिए था 8 से, नहीं हुआ, कर लो एडवांस टू सप्लायर 8। कैश क्रेडिट होना था 20 से, हो गया, कुछ ना करो। ठीक है, परचेज को डेबिट करना था 12 से, कर गए 20 से। ज्यादा डेबिट कर गए 8 से, तो सही करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट। कितने से? तो बहरहाल रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे कर लो, तब भी यही काम बन गया जो हमने यहां पर किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक ही तरह से करते चलो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमने ये इनकम्स एक्सपेंसेस का लेजर बनाना होता है, और परचेज भी तो एक एक्सपेंस ही है। परचेज भी तो एक्सपेंस ही है। याद करें, शुरू में तो आपको यही बताया था एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें गुड्स खरीदी फॉर रीसेल पर्पस, उन्हें परचेज कहते हैं। जो बाकी डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंस कह देते हैं, सिर्फ उनका नाम लगा देते हैं। तो परचेज भी तो एक एक्सपेंस है, तो उसका लेजर बना लो। ठीक है, उसका लेजर बना लो एक्रूअल की तरह से, काम तो चल ही जाएगा। ओके, तो देख लें आप यहाँ पर और यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री तो दोनों में ही सेम है। कौन सा वैसे ज़्यादा आसान लग रहा है आपको? दोनों आसान। चलो ठीक है, ये बेटर है, बस चलने में जैसे चल रहा है। नेक्स्ट 21 जनवरी ₹6 million वर रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी। लें जी, इसी के बिल्कुल उलट है ये बात। इसलिए जल्दी से अब ये डिस्कशन समझने के बाद, सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब सेल का काम, सेल की बात होगी। तो ज़रा जल्दी से मुझे सेल का इस तरह से बातें समझ के लेजर बनाएं और एंट्री करते हैं। जल्दी कर लें, अगले 7, 8 मिनट, 10 मिनट में जान छुड़ाएं इस सवाल से। बैड डाउटफुल डेट शुरू करते हैं फिर। क्या? हाँ, मैं करवाऊंगा,
मैंने कब छोड़ा यार किसी चीज़ को? क्या नहीं आई ये फिक्स ऐसे डेप्रिसिएशन वाला ना? कोई नहीं, आप अजम्पशन ले लो, ये इतना तो चलता है बेटा। पेपर में पता ना लगने वाली बात के बारे में ही तो अजम्पशन है। नोट लिख के अपना कॉन्सेप्ट दो। आई हैव अज्यूम्ड इट एज अनएडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल, तो आपने ऐड किया, तब उसको पता होगा कि इसको ये पता है कि नॉन एडजस्टेबल ऐड होता है, एडजस्टेबल लेस होता है। टेक्स्ट तो आपने पढ़ा नहीं हो तो एथिकली भी टेक्स्ट नहीं पूछ सकता आपसे। अगर पूछा हुआ है उसने कभी तो कोई बात नहीं, उसका हल है अपने कॉन्सेप्ट को नोट में लिखना, दैट्स इट। बताओ उसको कि मुझे पता है नॉन रिफंडेबल ऐड करते हैं, रिफंडेबल को ऐड नहीं करते, तो मैंने अज्यूम किया नॉन रिफंडेबल, मैंने ऐड कर दिया। या मैंने अज्यूम किया रिफंडेबल तो मैंने लेस कर दिया। हो सकता है वो पेपर आए, जवाब आए तो उसने रिफंडेबल ना लिया, नॉन रिफंडेबल लिया, उसने रिफंडेबल लिया। आप अपना नोट लिख के कॉन्सेप्ट दे दो, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उसके पूरे नंबर मिलेंगे आपको। हो ही नहीं सकता ऐसे कि वो क्लियर ना करे और आप फिर जो है वो उस बात को, क्योंकि आप FAR 1 के स्टूडेंट नहीं है ना, इंट्रो के, टेक्स्ट ऑफ नहीं पढ़ा तो हो ही नहीं सकता कि वो क्लियर बात ना लिखे। आप नोट लिख के अपना कॉन्सेप्ट दो तो आपको नंबर नहीं देगा, लाजमी देगा। सेल कर लो, हुन करके आया, हो गया था। ओके करें। ये किसी ने नोट तो नहीं करना? ये वाली साइड करना है, ये वाला अभी नोट करना, इसलिए नहीं होगा, जरा चेक करना आसपास वालों। ओके चलें बस करें, इधर देखें आप प्लीज। सेल rupees 5 million were received against supply of goods in January 16। सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट 5 मिलियन रिसीव किया हमने, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या, हम चीज़ें भेजेंगे ना, सेल्स की बात कर रहा है। आगे कहता है 3 मिलियन गुड्स अमाउंटिंग टू ₹3 मिलियन कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन टाइम। क्यों? बिकॉज ऑफ आ ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। जी, जनवरी के अंदर 5 मिलियन रिसीव किए हैं, उसमें से वो कह रहा है 3 मिलियन की चीज़ें अभी जा ही नहीं पाई, ठीक है। तो फिर 3 मिलियन की चीज़ें जब जा ही नहीं पाई तो क्या करें, उनको भी सेल में लगा रहने दें। अब वो कैश बेसिस वाला भाई है, ये कैश बेसिस वाला भाई है, ठीक है। तो इस तरह से ही करते हैं, ज़रा आसान है ये, जो ट्रांजैक्शन आसान है वो इस तरह से कर लिया करते हैं। ज़रा देख लेते हैं, नहीं तो लेजर भी बनाया जा सकता है, ये ज़्यादा इजी है आई थिंक। जिन बच्चों ने लेजर्स बनाए उनके ख्याल में लेजर्स इजी हैं या ये बताइएगा मुझे। इस अच्छा एंट्री तो करने दें, दोनों तरह से देख तो लें। इधर ओरिजिनल कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं रॉन्ग एंट्रीज कर लूँगा और रेक्टिफाइंग वहाँ पर तो चल ही रही है, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था पहले, जब कैश आता तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश, हाँ, कैश डेबिट एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम एसेट, लायबिलिटी। क्यों? लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर, सर्विसेज ना सही, गुड्स सही, ठीक है। कितना? 5 मिलियन, ठीक है। और उसके बाद जो 3 मिलियन कह रहा है जी वो चीज़ें अभी नहीं जा सकी, तो वो तो फिर एडवांस ही पड़ा रहे, लेकिन 2 मिलियन को तो एडवांस से निकालो, तो 2 मिलियन की एंट्री करनी थी एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट सेल्स क्रेडिट,
तो बाकी सारे का सारा अभी भी 3 मिलियन पड़ा है, वो खुद ही पड़ा रहता था। 5 रिकॉर्ड किया था, उसमें से अभी 2 को कम किया तो 3 अभी भी लायबिलिटी है। ठीक है, सही है। रॉन्ग क्या कर गया, वो कहते हैं जी ये तो भाई सब कैश बेसिस पे चल रहे हैं, इन्होंने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट की हुई है। कैश बेसिस का मतलब तो यही है ना, जब कैश आ गया सेल रिकॉर्ड कर लो, कर ली उसने। अब रेक्टिफाइंग एंट्री इधर देखो, कैश डेबिट होना था 5 से, हो गया 5 से, कुछ ना करो। एडवांस क्रेडिट होना था और डेबिट होना था, नेट कर लो। एडवांस क्रेडिट होना था 3 से, एडवांस क्रेडिट नहीं हुआ 3 से, तो एडवांस क्रेडिट कर लो 3 से, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, और सही है। आगे ये हो गया, ये हो गया। सेल क्रेडिट हो गया है, होना चाहिए था 2 से, सेल्स क्रेडिट हो गया है 5 से, ज्यादा क्रेडिट हो गया है। सही करने के लिए क्या कर दो, डेबिट, तो सेल्स को डेबिट कर दो 3 से। क्या ख्याल है, समझ आती है? इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर सेल्स का लेजर हम ऐसे ही बना रहे होते ओपनिंग में, ये बेसिकली डेटर्स का होता है पर मैंने सेल्स लिख दिया, ठीक है। ब्रॉड डाउन, ओपनिंग में तो कुछ है नहीं, उसने कैश रिसीव किया है तो उसने एंट्री पास की है कैश डेबिट और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। स्टेप 2। स्टेप 3 हम क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ 5 में से 3 अभी भी हम पे लायबिलिटी है या ख़त्म हो गई लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये कैरी डाउन, यहाँ पे हमने कहा बल्कि डायरेक्ट ही गिवन था, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी या क्लोजिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग एडवांस। इनकम है ना, इनकम है एडवांस के अंदर, क्लोजिंग में अगर एडवांस है तो क्या है, लायबिलिटी है हम पे। ठीक है, क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग में तुम एडवांस कह लो, इसको डेफर्ड कह लो, जो भी है। ठीक है जी, अनअर्न्ड कह लो भाई, बस ठीक है, हो गया। अब जी क्लोजिंग अनअर्न्ड कितना है, कह रहे हैं अभी भी 3 मिलियन की चीज़ें स्ट्राइक की वजह से हम नहीं भेज सके, तो ये 3 मिलियन हम पे लायबिलिटी है, जब तक भेजेंगे नहीं हमारे पे बोझ है। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर स्टेप 4, वो ले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 2। अब ये क्या है, सेल्स। अब एंट्री देखो, सेल्स का लेजर हो गया डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, नहीं सॉरी, सेल्स का लेजर हो गया डेबिट और बैलेंस शीट के अंदर 3 की लायबिलिटी क्या हो गई। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब हुआ क्या, अब ये एंट्री हमने डायरेक्ट भी की हुई थी, हम यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। ये देखो, सेल्स को करो डेबिट और क्लोजिंग एडवांस को कर दो क्रेडिट, यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर को कर दो क्रेडिट। तो ये एंट्री तो ऐसे भी हो गई है, क्लोजिंग की बेसिकली एंट्री है। ठीक है, क्लोजिंग फिगर की एंट्री होती है। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। अब बताएं वो बच्चे जो घर से करके आए थे ये सवाल और सही हुआ था, लेजर बना के, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़े रखिएगा। ये बेटर या लेजर? लेजर, लेजर, ये बेटर या लेजर? जी जी बेटा लेजर, सब कंफर्टेबल है लेजर के साथ? श्योर? मिटाऊं ना? चले पढ़ा तो रहने दे बेचारे को। ओके नेक्स्ट, 31 जनवरी सेल वॉज बुक्ड। हो इसमें तो आपको लेजर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो वैसे ही हमें एंट्रीज करना ही पड़नी है। ठीक है, तो बहरहाल कभी कभी हो जाता है। सेल वॉज बुक्ड on receipt of check amounting to 2.9 million which represents the price of goods supplied net of, होए होए होए, डिस्काउंट अभी भी है, डिस्काउंट आपको वेलकम कहता है, डिस्काउंट। ठीक है जी, तो डिस्काउंट की तो एडजस्टमेंट आते ही मैंने आपको एक ही बात समझाई हुई थी कि आप ग्रॉस लेस डिस्काउंट और नेट की फिगर्स निकाला करो। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी बताई उसने, 10% है, तो फिर नेट 90% होगा और ग्रॉस 100। कितने बच्चों ने फौरन डिस्काउंट आते ही ये काम किया था, डिस्काउंट आते ही ये काम किया था? चलें, जज़ाकल्लाह। ओके, ये परसेंटेज है, उस्ताद की बात मान ली ना, उस्ताद खुशी हुई बस, और तो कुछ नहीं, सवाल आसानी से हो जाता। बहरहाल इधर देखें,
31 जनवरी कहता है सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 0.9। चेक है तो हमेशा क्या होता है, नेट है, यानी कि 0.9 मिलियन का चेक है। तो ज़रा मुझे ग्रॉस निकाल दो। 1 है, 1.0, तो ये हो गया 0.1। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, सेल वॉज booked on receipt of a check which represent the price of goods supplied net of 10%। यानी कि चीज़ें पहले गई थी, चीज़ें पहले गई थी, उनमें से उन चीज़ों की पेमेंट रिसीव हुई है और डिस्काउंट अलाउ किया था हमने, तो वो नेट ऑफ डिस्काउंट पेमेंट रिसीव हुई है। अब मुझे बताओ, क्या चीज़ें भेजते वक्त एंट्री की जाती है या रिसीट के वक्त की जाती है? चीज़ें भेजते वक्त एंट्री कर ली जाती है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही तो है। अगर हमने चीज़ें भेज दी हैं तो सेल्स को क्रेडिट कर लेते हैं, रेवेन्यू को क्रेडिट कर लेते हैं। अगर पैसे आ गए हैं तो कैश डेबिट, नहीं तो डेटर डेबिट। ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया था ना, कैश डिस्काउंट का, सेटलमेंट डिस्काउंट का। अच्छा चलें, ये तो चलें, बात भूल गई थी, याद आ गई, चलें खैर है, कोई बात नहीं, कि हमने हमारे लिए, याद होगा वो अल्फाज याद होंगे मेरे, हमारे लिए चीज़ों का आना जाना अहम है। हमारे लिए चीज़ों का आना जाना अहम है, कैश का आना जाना अहम नहीं है। इसलिए गुड्स तो हमने जब भेजनी है सेल रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरा, अगर कैश डिस्काउंट हो तो क्या उससे सेल की फिगर हिला करती है? मुझे नहीं पता कि ये एंट्री कब हुई होगी, लेकिन मैं आपको वैसे ही कह रहा हूं, यहाँ तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। पता नहीं कब हुई होंगी एंट्रीज, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली एंट्री होनी थी आपकी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 1 से। ठीक है। फिर जब पेमेंट रिसीव होती है तो उसकी एंट्री हमें पता है, अगर हमने डिस्काउंट दे दिया है तो हम उसकी क्या एंट्री किया करते हैं, बताएं। हम जब डिस्काउंट दे देते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं डिस्काउंट, चलो डिस्काउंट अलाउड बाद में कर लेते हैं। बैंक या कैश, बैंक में चेक आया है, बैंक डेबिट कितने से, 0.9 से। जबकि डेटर को कहा तुम्हें डिस्काउंट दिया तो उसको तो पूरे 1 से क्रेडिट करते थे, और हम कहते थे 1 लेने थे, 0.9 लिए तो कम रिसीव हुए, तो क्या हो गया, नुकसान। इस नुकसान को हमने क्या कहा था, डिस्काउंट अलाउड नुकसान, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। याद आ रहा है? अब एंट्रीज तो होनी चाहिए थी ये। ठीक है। तो पहली बात, हम चीज़ों का जाना हमारे लिए अहम है, पैसों का आना अहम नहीं होता। तो हम सेल को रिकॉर्ड करने का या परचेज को रिकॉर्ड करने का डिसाइडिंग क्राइटेरिया हमेशा क्या रखेंगे, चीज़ों का जाना या आना। ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो ये बात सही होगी। दूसरी बात, जब हमने सेल रिकॉर्ड कर ली 1 से और उसके बाद हमें डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, एक एक्सपेंस पड़ा, तो क्या इस एक्सपेंस ने कहीं सेल की फिगर को कम किया? सेल की फिगर को कम नहीं किया, अलग से एक्सपेंसेस में नजर आया है। तो ओरिजिनल एंट्री तो ये बनती थी, ये ओरिजिनल एंट्री मैंने लिख दी इस वर्किंग के साथ, ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। रॉन्ग क्या कर गए हैं मोहतरम कहते हैं जी, उसने रखा ही कैश बेसिस हुआ है। उसने कहा जी बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट 0.9 से। ये कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई है? रेक्टिफाइंग एंट्री तो बाद में करते हैं। कितने बच्चों को ये सारी बात समझ आई है? ओरिजिनल एंट्री समझ आ गई, हाथ खड़ा करें। ओरिजिनल एंट्री नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, ओरिजिनल एंट्री क्या है, पढ़ो। सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ अ चेक अमाउंटिंग टू 0.9। सेल उसने रिकॉर्ड की है चेक आने पर जो 0.9 का था। विच रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड, जो प्राइस ऑफ गुड को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन कितनी प्राइस को, नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। यानी कि ये 0.9
ये डिस्काउंट के बाद वाली फिगर है, 90% है, तो 100% क्या होगी? मैंने ये वर्किंग की जैसे किया करते थे हम डिस्काउंट की, यानी 0.9 का चेक आया है तो फिर असल में 1 रुपए की चीज़ें बेची थी उधार पे, आज 0.1 माफ कर दिए उसको, 0.9 रिसीव हो रहा है, ठीक है ना? यानी कि हमने, ये मिलियन में है फिगर, चले 10 लाख की चीज़ें बेची थी, 9 लाख हमें रिसीव हो गया, 1 लाख हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है ना? ऐसे लाखों में ज़रा अच्छी लग रही बात। अब मैंने आपको कहा कि असल में क्या अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है, जब चीज़ें भेजनी चाहिए थी उसी दिन ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है? लेकिन अच्छा, और उसके बाद जब पेमेंट उसने करनी थी तो उसने कम पैसे दिए तो बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ जानी थी? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में। तो ये ओरिजिनल एंट्री ये होनी चाहिए थी। किसी को इस पर एतराज है? मैं तो ये कह रहा हूं ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है? तो ये होना चाहिए था। किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर समझाता हूं, बता दें। एडजस्टमेंट एक बार दोबारा पढ़ें और सिर्फ ओरिजिनल एंट्री पढ़ें यहां से यहां तक, इस वर्किंग्स में। जल्दी 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 जल्दी। वो वाली वेव्स भी नहीं रही। अब इस क्लास के अंदर एक और नया सेक्शन शुरू होने जा रहा है, जो 2:15 क्लास शुरू होनी है, तो हमें 2:05 पे तो लाजमी क्लास छोड़नी पड़ेगी। जल्दी करें, इसलिए आप लोग 35 मिनट में यहाँ पे होइएगा बस। मैं 35 और 40 के दरमियान पहुँच जाता होता हूँ, और मैंने अब ब्रेक नहीं लगानी। अब मैं स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन आज इत्तला दे रहा हूँ पहले, ताकि कल से कोई ये गिला ना करे कि हम तो 35 मिनट पे आके बैठ गए थे, आप 36-37 पे आए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं 35 पे आ गया और शुरू हो गया और आप 36-37 पे आए, तो मैंने बात नहीं रोकनी है, वो करता जाऊंगा मैं, हमें बस गुंजाइश नहीं है। ओके, काइंडली ये सब नोट फरमा लें। ओके, ये ओरिजिनल समझ आ गई सबको? ओरिजिनल में किसी को मसला? अच्छा, अब रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है ये लफ्ज उसने लिखा है, सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ अ चेक। सेल वॉज बुक्ड, इधर देखो, सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ चेक, यानी जब पैसे आए तो उसने एंट्री पास की बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम ओरिजिनल और रॉन्ग की मदद से रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं। डेटर 1 से डेबिट, 1 से क्रेडिट, कहानी खत्म, कुछ भी नहीं करना डेटर को, ठीक है? सेल 1 से क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ, और सेल 0.9 से क्रेडिट हुआ है, तो मजीद क्रेडिट कर लें, तो सेल को 0.1 से क्रेडिट कर लो। ये तो हो गया ना, इसके तो पल्ले कुछ नहीं था। आगे बढ़ो। बैंक डेबिट होना था 0.9 से, बैंक डेबिट हो गया 0.9 से, कुछ ना करो, आगे बढ़ो। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होना था 0.1 से, नहीं हुआ डेबिट, तो कर लो डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 0.1 से डेबिट, ठीक हो गया? ठीक है, समझे हो? ओके। असल में हुआ क्या है, देखें, असल में वही कॉन्सेप्ट है, याद करें। मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट हमारी किताबों में नहीं आता, उसको नेट करके एंट्री करनी है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री लाजमी है। कैश डिस्काउंट की एंट्री लाजमी है, और वो एंट्री याद रखना कभी भी, ये इसको तोड़ के करें अगर एंट्री को, तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 0.9, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट 0.1। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कभी भी सेल की फिगर को कम नहीं करती। ये देखो, सेल रिकॉर्ड हुई पूरे 1 से ऊपर, जब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो वो अलग से नीचे जाकर रिकॉर्ड करो, अब सेल को नहीं छेड़ना। बात समझ आ गई है? तो हमेशा ये याद रखना, सेल की फिगर ग्रॉस पे रिकॉर्ड होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आने पर वो अलग नीचे जीपी के बाद एक्सपेंसेस में नजर आता है, वो सेल को जाके नहीं छेड़ता। अब आपने सेल ही नेट रिकॉर्ड कर ली है, ये कोई ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा ही था कि ये आप कह दें जी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है? ये तो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट था, तो इस डिस्काउंट से तो माइनस सेल को नहीं करते, उसकी एंट्री थी। तोड़ के कर दूं ये एंट्री? ये समझ आई है? तोड़, ये क्या है देखो ना, मैं कहता हूं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 1 से होना चाहिए था, फिर उसके बाद जब पैसे आने थे तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 0.9,
डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट 0.1, कहीं सेल हिली? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस से सेल हिली नहीं, एक्सपेंस तो है, रिकॉर्ड तो हुआ है, पर सेल को हमने नहीं छेड़ा। लेकिन उसने क्या किया भाई साहब ने, उसने नेट ऑफ डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा ही है कि नेट इग्नोर कर दो, ये तो सेटलमेंट डिस्काउंट है, उसने सेल गलत रिकॉर्ड की हुई है। तसल्ली से देखो, एक आधा मिनट ले लो, कोई मसला नहीं है, मुझसे पूछो 1 बार 2 बार 10 बार, नो इशू। एजाज समझ आई है तुम्हें इस बात की? क्या रॉन्ग समझ नहीं आई? यहां पे ट्रेड सेटलमेंट डिस्काउंट की बात ही नहीं है। यहां पे मैं कह रहा हूं कि उसने बैंक की पेमेंट जो 0.9 हुई है उसकी रिसीट पर सेल रिकॉर्ड किया 0.9 से, लेकिन सेल पूरे 1 रुपए से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, 0.9 से नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना? ये कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है 0.1। आपने डिस्काउंट वाला टॉपिक पढ़ा था मेरे साथ, वहां पे 2 डिस्काउंट की किस्में बताई थी, ये पढ़ा था या वो उस दिन छुट्टी की थी? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कहा था कि उसे हम इग्नोर करते हैं, मतलब उसे माइनस करके किताबों में लाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। वो एंट्री क्या होती है? वही एंट्री ये होती है। ठीक है, ये है सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री, ये लाजमी है, लेकिन ये लाजमी एंट्री एक्सपेंस को तो बढ़ा रही है, सेल्स को नहीं छेड़ रही। देख लो, तो उसने क्या किया है, उसने 1 रुपए की सेल रिकॉर्ड करने की बजाय और 0.1 का अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय सेल ही 0.9 की रिकॉर्ड कर ली है, जो कि गलत है। कैश बेसिस भी नहीं चल रहे हैं हम। देखो 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 सारे देखो, कोई मसला नहीं। ये बहुत ही गंदा सवाल है, अपनी तर्ज का एक ही है, तो इस पर जितना टाइम लग जाए अच्छा, उतना दिमाग की गरारियां शरारियां खुल जाएंगी आइंदा के लिए। हाय अल्लाह, बैड डाउटफुल डेट आ भी जाए अब, थोड़ा सा नहीं ढेर सारा बताऊँ। मैं सोच तो ज़्यादा आया था, मुझे लगता था ये सवाल हो गया होगा आपसे, कोई बात जी। देखें इस एडजस्टमेंट को, पढ़ें, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग देखें, क्लियर है? अच्छा, जिन बच्चों ने लेजर से इस एडजस्टमेंट को भी किया था दोबारा हाथ खड़ा करें। ये भी हो गई थी एडजस्टमेंट, और आप दो ने इसको भी लेजर से किया था। हाँ, ऐसी एडजस्टमेंट को लेजर से नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग से कर लिया करना, ठीक है? सही है। बल्कि मैं तो कहूँगा पहली 2 के अलावा, मैं तो कहूँगा पहली के अलावा कोई भी ना करो, ये आगे देख लेता हूँ। बहरहाल चलें, ठीक है, चलने दें। सेल और परचेज वाली एडजस्टमेंट तो आसानी से हो ही जाती थी, इसको नहीं, ये बेहतर है ऐसे करना, ये बेटर। क्वेश्चन है कोई? बोले। यहां बेटा नहीं, बात यह है कि सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट का सवाल ही तब पैदा होता है जब हमने चीज़ें उधार पे बेची थी और उससे कहा था जल्दी पैसे ला दो तो डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट मुमकिन ही नहीं है अगर हमने चीज़ें उधार पे ना बेची। पहली बात तो ये। तो कैश डिस्काउंट का लफ्ज़ आते ही सबसे पहली चीज़ जो पता लगी वो ये पता लगी कि हमने उधार पे चीज़ें बेची थी इन पास्ट, इसीलिए उसको कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो अब 10% कम पैसे लेकर आया है देने, पहली बात। तो फिर हमने एंट्री की कितने से होगी भाई? 0.9 से तो नहीं की होगी, वो तो 100 से की होगी। तो फिर हमने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 1 से किया, 0.1 से हमें डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की एंट्री करनी चाहिए थी। जब बैंक में 0.9 आए थे तो 0.1 एक्सपेंस पे जाना चाहिए था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन किसी और के जहन में भी हो इसलिए सब लिख लें। कैश डिस्काउंट को अंडरलाइन करके लिखें सब बच्चे, कैश डिस्काउंट के लफ्ज़ को अंडरलाइन करके लिखें कि कैश डिस्काउंट का सवाल ही तब पैदा होता है जब हमने उधार पे चीजें पहले बेची हों। कैश डिस्काउंट का सवाल ही तब पैदा होता है जब हमने चीजें पहले उधार पर बेची हों। ठीक है, और सही है ना?
तो ये जो उसने कहा कि चेक, नेट चेक रिसीव होने पर उसने सेल रिकॉर्ड की है, और ये नेट चेक जो है ये उस ग्रॉस फिगर को शो करता है जिस पे हमने 10% डिस्काउंट दिया था। फौरन हमें पता लग गया कैश डिस्काउंट है तो पहले चीजें उधार पे बिकी थी, पक्का पता लग गया। ठीक है, अब हमने जाके वो एंट्री पास की, तो ये भी हमें याद था कि हमने ग्रॉस पे सेल रिकॉर्ड करनी होती है। ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट, ये कैश डिस्काउंट तो बाद की बात होती है, पहले हम ग्रॉस से सेल रिकॉर्ड करते हैं उधार पे। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट बनता था 1 रुपए से होना, और फिर पेमेंट आने पर 0.9 से बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 0.9 से ही डायरेक्ट बैंक डेबिट सेल क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो तो कैश बेसिस पे चल रहा था। हमने कहा नहीं सॉरी, ऐसा नहीं मुमकिन, आप बराए मेहरबानी इस काम को करेंगे इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। चलें आगे। यकम फरवरी पेमेंट, ओ यकम फरवरी को तो छोड़ें, वो तो इग्नोर करें, छोड़ें, चलें बस, ये तो होने क्यों, ओ पढ़ लें ऐसे एहतियातन। चलो, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ, अरे तो अपने जनवरी की बात कर रहा है कुछ, पर पेमेंट तो फरवरी में हो रही है क्या? सैलरीज एंड वेजेस जनवरी, भाई जनवरी के महीने की सैलरीज फरवरी में ही पे होती हैं, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जनवरी के महीने की सैलरीज फरवरी में पे होना, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। मसला क्या है, उसने रिकॉर्डिंग की होगी यकम फरवरी को, उसने सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट किया होगा, लेकिन हमें क्या तकलीफ हुआ करती है, हम कहते हैं जनवरी का महीना, जनवरी का एक्सपेंस जनवरी में रिकॉर्ड करो, जनवरी में करो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि सर्विसेज एम्प्लॉय की यूज अप कर चुके हो, एम्प्लॉय को खा चुके हो इतना आप। ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय जो आपने यूज करी हैं जनवरी में, तो उनको जनवरी में रिकॉर्ड करो एक्सपेंस। पेमेंट कर दिया तो कैश क्रेडिट करो, पेमेंट नहीं की तो पेबल रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो एक तो ये बात फौरन अंडरलाइन कर ली होगी आपने, जब सैलरी एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी लिखा हुआ आया होगा ना, आपने इसी को अंडरलाइन करके फौरन लिखा होगा, अलर्ट, लाल बत्ती जल गई होगी, सैलरी एंड वेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट होगा। क्यों बोलो? क्योंकि जनवरी की सैलरीज हैं और पेमेंट डेट, ऊपर देखो ट्रांजैक्शन डेट किस दिन हो रही है, यकम फरवरी को। ठीक है, सैलरीज हैं जनवरी से रिलेटेड और ट्रांजैक्शन डेट क्या है, यकम फरवरी को। अब यकम फरवरी को, तो फरवरी के महीने में तो नहीं ना हम डालेंगे सैलरी, हम अकाउंट्स बना रहे हैं जनवरी के महीने के, तो इस सैलरी की अमाउंट को इधर आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये पता लग गया, अब सारी एडजस्टमेंट भी पढ़ ही लेते हैं जी। क्या कह रहा है वो, कहता है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5, इधर देखो सैलरीज एंड वेजेस पॉइंट, बहुत ही गंदा सवाल, एंड पे करवाया करता हूं वैसे मैं, आप पे कॉन्फिडेंस था आपको पहले करवा दिया, ये मैं आखिरी क्लासेस में करवाया करता हूं जाकर। ठीक है, मैंने कहा सही है, बच्चे ठीक हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पिटाई होगी, जो समझ नहीं आएगी तो मेरे सामने ज़्यादा दिन रहें, ताकि बार बार पूछें, रोज़ाना पूछें, और बार बार प्रैक्टिस होते होते फाइनल अकाउंट तक होते होते ये चीज़ें वैसे ही पक्की हो जाए। मुश्किल सवाल है, वैसे मैंने कभी भी स्टार्ट भी नहीं करवाया, बहरहाल इसलिए टाइम भी लगा रहा हूँ जी। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये, बड़े काम आने वाली एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट में बहुत काम आ सकती है। अब ध्यान कीजिएगा, वो कहता है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू 0.5 विच दिस अमाउंट इंक्लूड्स, जब भी इंक्लूड का लफ्ज आए ना, आपने ट्री बना लेना है, दोनों चीजों को अलग अलग लिखना है, दोनों चीजों को अलग अलग लिखना है। क्या कहता है, विच इंक्लूड्स 0.02 मिलियन, ये अलग है, और बाकी क्या बनता है वैसे वो तो बता दो, पॉइंट, चलो ये दो चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब इन दो को अलग अलग कोई काम कह रहा है तो देख लेते हैं, जो कह रहा है वो एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, वो कहता है विच इंक्लूड्स 0.02 मिलियन पेड टू एन एम्प्लॉय, बला बला बला, छोड़ो 0.2 को बाद में देखते हैं,
0.48 तो सैलरीज है ना, 0.48 सैलरीज है कि नहीं है? ओके, एंट्री बोलो, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट 0.48 मिलियन से, और सैलरीज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट 0.48। ठीक है। क्यों मैंने ये पेएबल कह दिया? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ओरिजिनल एंट्रीज हैं ये क्या है? ओरिजिनल। और रॉन्ग क्या है? कोई एंट्री हुई ही नहीं। 31 जनवरी तक कोई एंट्री हुई है? ट्रांजैक्शन डेट ही 1 फरवरी है। तो हम तो ये एंट्रीज कब कर रहे हैं? तो ये आसान होगी, दोनों एडजस्टमेंट, एक्रूअल के एडजस्टमेंट है। ओरिजिनल एंट्री ये होनी चाहिए थी। ठीक है, रह गया 0.02, तो इसके बारे में आप पढ़ लो, आप ही बता दो क्या है। क्या है 0.02 में? कहता है वो दिस इज एन एडवांस टू एन एम्प्लॉई। एडवांस 6 नंबर देख के आपका दिल कर रहा होगा हाँ आई कैप ऐसे ही तो करता है। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन में नंबर कम थे, लेकिन खैर इसके बाद ऐसा सवाल भी उसने नहीं दिया। ठीक है, होगी गलती उससे भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, और 6 नंबर के लिए नहीं, कम अज़ कम 10 एक नंबर बनते थे इसके। बहरहाल करते रहे। खैर हमने तो कॉन्सेप्ट सीखना है, आइंदा के लिए ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है जी। ये जो स्टार्ट में आके डांटता ढूंढता हूँ ना, सवाल नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, हो जाना चाहिए था, उससे परेशान ना हुआ करें। ठीक है, ओके, हाँ ओके पॉइंट। लेकिन जो ट्राई करके आते हैं ये सिर्फ उनके लिए था कि ये मत क्यों नहीं हुआ आप लोगों से, जो करके ही नहीं आते होमवर्क तो वो तो मुजरिम ही है, बिल्कुल पक्के। ओके, दिस अमाउंट इंक्लूड्स 0.02 मिलियन पेड टू एन एम्प्लॉय एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हाँ जी, फेब्रुअरी के महीने की सैलरी एडवांस में जनवरी में पे कर दी। अगर हाँ एडवांस जनवरी में पे किया बोलो, तो फिर इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मजे की बात क्या है कि 1 फरवरी में हमने जाना नहीं है। 1 फरवरी में अगर यहां पर लिखा होता ना, यहां पर लिखा होता 31 जनवरी पे ये पेमेंट हुई है, तो फिर मैं कहता ओहो 0.5 पूरा ना लिख देना, यहां पर 0.02 की एंट्री करो, एडवांस टू स्टाफ हमारा एसेट है, कल को सर्विसेज मिलेंगी, डेबिट कैश क्रेडिट, और बाकी सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बारीक सा एक मामला था। क्या 1 जनवरी की, 31 जनवरी की बजाय 1 फरवरी को पेमेंट हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो पेमेंट हुई नहीं। हमारे साल में हमें क्या तकलीफ है? हमें तो तकलीफ है इससे कि ये जनवरी के महीने की सैलरीज हैं, पेमेंट फरवरी में हो रही है, तो उस भाई साहब ने कोई नहीं रिकॉर्ड किया हो ना, हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट। ओरिजिनल ये है, रॉन्ग क्या है? कुछ हुआ नहीं, तो रेक्टिफाइंग भी यही है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल रॉन्ग कुछ है नहीं, ओरिजिनल रॉन्ग कुछ है नहीं, और रेक्टिफाइंग यही हो गया। ठीक है, उसका ये तो कतन मतलब नहीं होता, उसका मतलब यही होता है कि ये डेट्स देखो ना, ये डेट्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं, बस इतनी सी बात ही है। बाकी 31 जनवरी का एक्सपेंस 31 जनवरी में रिकॉर्ड नहीं करो, 1 फरवरी में ले जाओ, और आप कहो ये तो जनवरी फरवरी एक ही है, तो फिर ये बात गड़बड़ है। ठीक है, वो मैं सिर्फ ये कह रहा होता हूँ आपको, फिक्स एसेट के कॉन्टेक्स्ट में या अकाउंटिंग में ये डेट्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्रूवल के कॉन्सेप्ट को हिला दो। एक्रूवल का कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन पे तो नहीं लगा रहे होते, वहां पर ये कहते हैं इस महीने की डेप्शन यहां तक ना करो, 30 तक नहीं करो, लेकिन 31 का मतलब यकम ही हो जाता है, तो पूरा महीना ले लो। वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, उसको जरा अप्लाई ना करो। वो सही है, उनको 31 का मतलब यकम ही है, छोड़ो एक्रूवल, फिर तो सारे एक्रूवल प्रीपेड को कॉन्सेप्ट ही क्या समझ आ रही है जी। किसी बच्चे को यहां तक कुछ समझ ना आई हो पूछ लें, प्लीज पूछ लें सवाल। बेटा आप लोगों को सबको समझ आ गई? सबको आ गई समझ? आखिरी ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू, हाँ जी 15 फरवरी को पेमेंट की है, छोड़ो बस इग्नोर करो जी। बिल तो जनवरी का था,
ओरिजिनल भी यही, रेक्टिफाइंग भी यही, क्योंकि रॉन्ग कुछ हुआ ही नहीं। वो गए, वो पेमेंट की बेस पे चल रहा है, एक्रूवल भी नहीं, कैश की बेसिस पे चल रहा है। तो 15 फरवरी को जाके आया जनवरी का और हमने बिल पे किया। हमने अकाउंट्स बनाने हैं 31 जनवरी पे, तो 31 जनवरी पर हम कहेंगे यूटिलिटी बिल्स या एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी गैस जो भी है, डेबिट और यूटिलिटी पेबल क्रेडिट। कितने से? 0.3, 3 लाख का बिल वो फरवरी में जब, अच्छा अब देखो ना, जब पेमेंट होगी यकम फरवरी को, इधर देखो असल एक्रूवल अकाउंटिंग क्या है, 31 को ये एंट्री पास करो और जब यकम को पे करो तो सेल्स वेजेस पेबल डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दो। जब 15 को जाके पेमेंट करो तो यूटिलिटी पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस और इनकम्स फॉर द पीरियड हुआ करती है, उनको अपने पीरियड में रिकॉर्ड करो। ठीक है जी। हाँ, ये फेल हो जाओगे इस वजह से, सवाल ना पढ़ने की वजह से। नंबर अच्छा हो गया टेस्ट, पहले समझ नहीं आया। बड़ी मेहरबानी सर, आप जर्रा नवाजी आपकी है, आपने हकीर की बात को इतनी अहमियत दे दी। क्या ही ऐसे रहा, मुझे एक बार समझ नहीं, मैंने दूसरी पढ़ लिया, वैसे में कहाँ पढ़ता, अब पे एहसान है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला सय्यदना। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। चलें, और नहीं तो नाम ही लिख लें, नए टॉपिक का नाम ही लिख लें। बैड, आप लोगों की बात हो रही है, ठीक है, बैड बच्चे, बैड एंड डाउट फुल डेब्ट्स लिखे नाम। खून तो मेरा वैसे ही निकल आया, पता नहीं तुम्हें भी साथ ही माफ कर दूं। नहीं अच्छा जी, किधर गया चिश्ती? कल तुमने छुट्टी की थी चिश्ती? वही परसों। हाँ चिश्ती, तुम्हारे टेस्ट में नंबर अच्छे खासे आए हुए थे, ले लेना अपना टेस्ट यार, तुम्हारे तो 13-14 नंबर आ गए। सही सही खुद किया था बेटा टेस्ट, सच्ची बता दो। अच्छा जी सुने, नया टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन उस पर करते हैं जितनी हो सकी। हर बिजनेस ये चाहता है कि उसकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अब सेल्स को बढ़ाने के कई तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि आप कस्टमर्स को उधार पे चीज़ें बेचें। अगर आपकी दुकान, आपकी गली के नुक्कर वाला जो जनरल स्टोर है, अगर वो आपका खाता खोल दे तो महीने के बाद आप पेमेंट करने लगें तो आप वहाँ से, उसकी सेल बढ़ जाएगी, आप वहाँ से चीज़ें ख़रीदने लग जाएंगे, आपको सहूलत भी होगी और 15 के बाद तो वैसे ही जेब
वो लाख वाले की और कख वाले की सबकी ही खाली होती है 15-20 तारीख से ऊपर जब जाते हैं। तो अगर कोई क्रेडिट अलाउ हो जाए तो आपकी कस्टमर बेस तो बाहर हाल बढ़ती है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है आपके गली के कोने के जनरल स्टोर की। ओवरऑल भी बिजनेसेस के अंदर ये ट्रेंड होता है, अगर क्रेडिट अलाउ किया जाए कस्टमर्स को तो सेल्स बढ़ती हैं। ठीक है, अब क्रेडिट यानी उधार पे चीज़ें बेचने से सेल्स तो बढ़ती हैं, लेकिन वहीं पर उधार पे बेचने से एक रिस्क भी अराइज हो जाता है कि जिसको उधार पे चीज़ें बेची जा रही हैं वो पैसे दिए बगैर भाग जाए, वो पैसे देने से मुकर जाए, इनकारी हो जाए। ठीक है, तो देयर इज़ अ रिस्क। अब इस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा लेती हैं ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जी हमने सेल्स करनी है तो हम कोई आगे हूँ, मैं आगे हूँ कैमरे में। ओके, सही है, चले। है काश के आप मुझे देखा करें और इधर ओए वो वाला नहीं, ताकि मैं जब उठ के कहीं इधर उधर जाया करूं तो साथ हिदायतकारी मुझे ना करनी पड़ा करे। ठीक है ना जी। तो इनसे ना मोबाइल लेके आप मुझे दे दें भाई, तो ये साहब को मोबाइल जमा करवा दें अपना। मेरे स्टूडेंट्स का भी मैं जमा कर लेता हूँ, तो आज आपका भी जमा होगा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल ले लो मोबाइल। ओके, अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? हाँ, क्या बात हो रही थी, क्या ही बात हो रही थी। सुने 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 बिजनेस सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट अलाउ करता है, और क्रेडिट अलाउ करता है तो फिर क्रेडिट रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्रेडिट रिस्क क्या है कि बंदा जिसको उधार पे चीजें बेची जाएं वो पैसे ना दे, तो रिस्क तो है। अब इस रिस्क को कवर करने के लिए बिजनेसेस कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो जज करते हैं कि जी बैक बेंचर तो नहीं है, ये शक्ल सूरत से जो शरीफ आदमी लगता है, ठीक है, या इस किस्म की कुछ बातें क्रेडिट आस पास वालों से, हम सायों से पूछ लिया कि ऐसे इसके कैसे हालात हैं, उधार पे चीज़ बेच रहे हैं, इसकी रेपो कैसी है, रेपोस्टिशन, ठीक है जी, तो इसकी रेपो कैसी है, ये कैसा बंदा है, पैसे लेता है, पैसे वापस करता है, वगैरह वगैरह। तो ये आम अल्फाज में ये एक देसी झटका तरीका आपको समझाया। अगर कोई यहाँ पे कोई मतलब जट आदमी भी बैठा हुआ है ना जो फसलें भी बेचता हो, तो वो भी किसी आड़ती को जब पैसे ये फसल बेचने लगे तो ऐसी बातें मुझसे भी पूछ रहे होते हैं, यार इनू दे रहे हैं फसल, पैसे देगा या नहीं देगा, टाइम तो देगा या जलील करेगा, बात समझ रहे हैं? तो ये तो एक आम सी एक एक्सरसाइज है कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है जब आप किसी को उधार चीज़ बेच रहे हो। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी होती हैं वो इसके लिए डिपार्टमेंट्स बना देती हैं। वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल के डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं वो, ठीक है, कि जो भी कस्टमर आएगा उधार लेने उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स अपने होते हैं, वहाँ से वो रेटिंग अपनी कर लेते हैं कि हाँ जी इसको चीज़ उधार पे देनी है या नहीं देनी, ठीक है। अच्छा जी, क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर ली, फिर भी शक होता है एक बंदे पे कि नहीं यार शक्लों ही लगता है कि पैसे लेके नस जाएगा, ठीक है। अब हो जाता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में उस कस्टमर से कुछ चीज सिक्योरिटी के तौर पे रख ली जाती है। मिसाल के तौर पे हाजी साहब गए पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल, उन्होंने कहा जी आज तो टैंकी फुल करानी है। उन्होंने कहा पता नहीं आजकल अब कितने की टैंकी, चलो 1000 रुपये के ना इन्होंने पेट्रोल डलवा दिया मोटरसाइकिल में कट्टा ही। अब जेब में आ डाला, शरीफ आदमी है वैसे तो, चूँकि जेब में आ डाला, पैसे तो थे ही नहीं। कहने लगा भाई वो मैं ना घर में पर्स भूल गया। अब नहीं, उसने कहा नहीं ऐसे तो नहीं, पेट्रोल डलवाया है तो पेट्रोल वापस निकाल दो। हैं, सुनो 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 सुनो, फजूल बातें नहीं करो, सुनो, ये इंपॉर्टेंट बातें, आगे जाके 10-12 नंबर का सवाल होना है और ऐसी छोटी सी बात से हो जाना है, तो फिर आप वहाँ पे भी ऐसे ही हंसना, ठीक है। अभी हंसी है फिर हादसा होगा, जो नहीं
जो निकल जाएगा सवाल में पर्चा देगा, पर्चे में सवाल देगा, ओ सवाल में पर्चा देख के चलें छोड़ें, वापस आए वापस आए। हाई साहब ने कहा भाई मैं एक नहायत शरीफ इंसान हूँ, ठीक है, और मैं सीए कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या मतलब मेरी शराफत का सर्टिफिकेट हो, तो पैसे नहीं है तो मेरे भाई मैं ना आपको कल ये 1000 रुपया दे दूंगा, एतमाद करो मुझ पे। तो उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, उसने जो कहा वो आप बता लो फिर। तो उसने कहा सुनो, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये जो घड़ी पहनी हुई है ये जमा करा दो, हैं ये घड़ी जमा करा दो, तो जमा करो, ये घड़ी जमा करा दो। अब ये घड़ी आ गई आपकी मेरे पास अमानत, अब आप कल 1000 रुपया ला के दे देना, ये घड़ी मैं आपको वापस कर दूंगा। और नहीं है, उसने कहा मैं तो अभी वापस करने लगा हूं भाई साहब, अभी आपकी क्लास शुरू नहीं हुई। ओके, कुंडा ला दो। ओके जी, चुप यार, सारा मजा खराब हो गया। ओके अच्छी भली ऐसे चलो। तो उसने घड़ी जो है वो जेब में रख ली, कहा मेरे दोस्त तुम वाकई शक्ल से शरीफ आदमी लगते हो, लेकिन मैं भी गरीब आदमी हूं, तो अगर तुम खुदा ना खास्ता कल किसी वजह से ना आ सके तो मेरी तो एक दिन की मजदूरी, मैं तो रोज की ये खुदाई करता हूँ, पानी निकलता है लेके जाता हूँ, खुद भी पीता हूँ, घर वालों को भी पिलाता हूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, मेरी मजदूरी एक दिन की अगर मालिक ने रख ली तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहना, तो आप ये मुझे दे जाओ, ठीक है, तो कल 1000 रुपया ले आना, उसके बाद वापस मिल जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये हमने क्या किया, हमने अपने डेटर से सिक्योरिटी रख ली। ये क्या है, सिक्योरिटी। अगर ये कल को हमें पैसे वापस कर दिए, भाई मैंने घड़ी, कैमरा इसका जो है वो गवाह है, ठीक है, कल को अगर सुनो, कल को अगर ये डिफॉल्ट कर जाए पैसे देने से, तो हम ये सिक्योरिटी बेचकर ये पैसे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ एक स्टेप्स हैं कि जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं हम इनको सिक्योर कर लें, लेकिन फिर भी भागने वाले भाग भी लेते हैं, भागने वाले भाग लेते हैं, जाने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर किसी को हम उधार पे चीजें बेचें और वो भाग जाए, भाग गया का मतलब गो, वेंट, गॉन हो जाए, हम कहेंगे बैड हो गया, ये डेट बैड हो गया। अब हम इसको, इसकी कुछ निशानियां हैं बताऊंगा, किताबों के अंदर लिखा होता है, बैंकरप्ट हो जाना, फौत हो जाना, दिवालिया की बात हो, चलो जी ठीक है, दिवालिया हो जाना, इंतकाल हो जाना, बाहर के मुल्क नस जाना, ठीक है। तो ये कुछ एक निशानियां ऐसी होती हैं जो कि कंफर्म, प्लीज किसी के स्टेटस को कंफर्म कर देती हैं कि नाउ ही इज ऑफिशियली अ बैड डेट, ठीक है। तो बैड डेट, बैड डाउटफुल डेट की बात बाद में करता हूं, बैड डेट क्या, बंदा एक्चुअल में भाग गया, ठीक है। तो जो बंदा पैसे लेकर भाग गया है, ही इज नो मोर आर डेटर। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको राइट ऑफ करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। अब देखो बिल्कुल आसान सी एंट्री है बैड डेट की, तो सबसे दुनिया की सबसे आसान एंट्री बैड डेट की है। अभी तक अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल लगा नहीं, ये तो सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान है ही यही था, मैंने असल में बाद में बस पहले करवाना चाहिए था। सुने सुने, फिक्स एसेट बहुत मुश्किल था, सबसे मुश्किल वही था, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुने 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 सुने, आपने 100 रुपए की चीज किसी को बेची, ठीक है, अब वो 100 रुपए की चीज में से लेट से आपको 80 रुपए मिले हैं, बाकी 20 वो दिए बगैर गायब हो गया, आपको नफा हुआ है नुकसान हुआ है, नफा हुआ है नुकसान हुआ है। जैसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक नुकसान था, वैसे ही बैड डेट एक्सपेंस भी एक नुकसान है, ठीक है। तो बैड डेट एक्सपेंस, एक बंदा पैसे लेकर दिए बिना पैसे भाग गया, तो हम उसका नाम रखेंगे एक्सपेंस, जिसका नाम है बैड डेट, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है जी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ठीक हो गया। और ये कौन पैसे लेकर भाग गया, एसेट की वैल्यू लूज, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और डायरेक्ट भी बताया था। ये क्या है डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू में कमी,
एसेट की वैल्यू में कमी, तो एक्सपेंस बढ़े, एसेट की वैल्यू को कम करना हो तो क्रेडिट कर देते थे, ऐसे ही है। ये एक्सपेंस क्या हुआ, बंदा पैसे देने से मुकर गया, तो बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया, नुकसान हो गया हमें। एक्सपेंस डेबिट, क्या क्या चीज कम हो गई है, हमारा रिसीवेबल डेटर कम हो गया है, तो बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री हुआ करती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। इसको कहते हैं बैड डेट, जो कि राइट ऑफ हो गया। ओके, अब एक चीज होती है डाउटफुल डेट्स। क्या जी, डाउटफुल डेट्स। बैड डेट क्या मतलब, कंफर्म गया, भाग गया, डाइड पेनीलेस, कुछ भी नहीं उसके पास है और वो मर भी गया, कैसे आप ऐसे हैं, या वो मुल्क ही छोड़ के भाग गया और अब वहां पे हम कैसे जाकर उसको पकड़ें, तो कुछ निशानियां होंगी। नॉर्मली तो सवाल के अंदर वो लव्स बैड डेट खुद ही यूज कर देता है, बैड डेट टू बी रिटन ऑफ। आसान है ये बात। अब उससे भी आसान चीज क्या है, वो है डाउटफुल डेट। ठीक है, क्या डाउटफुल डेट भाग सकता है, बल्कि यूं कह लें भाग गए। कई 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 डेटर्स हैं, उनमें से 2-3 भाग गए हैं और भाग सकते हैं, अभी भागे नहीं हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, तो सुने, शक है बिल्कुल, एक एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, भाग गए, भाग गए, एक्चुअल लॉस है या नहीं है, भाग गए, एक्चुअल लॉस है या नहीं है, कर लो राइट ऑफ, यही तो मैं कह रहा था, कर दो। अब राइट ऑफ का मतलब क्या है, बस सब्र शुक्र करो, अपने डेटर्स को कम करो, अपने डेटर्स को कम करो, राइट ऑफ कर दो। ठीक है, ये एंट्री कर ली आपने। भाग सकते हैं, क्या ये एक्चुअली लॉस हो गए, एक्सपेक्टेड लॉस है। दुकान खोली, दुकान खोल के हमने सेल करनी शुरू कर दी, उधार पे भी। साथ वाले से पूछा, ये लोग पैसे दे देते हैं जो मोहल्ले वाले, ने कहा हाँ, कोई 100 रुपये जिसने देने हो, 5 रुपये तो नॉर्मली उससे नहीं मिला करते, 95 मिल जाते हैं, या 100 लोगों में से 5 जो हैं वो बेईमानी कर जाते हैं, बाकी 95 दे देते हैं। अब एक शक पड़ गया है, क्या है जी, एक्सपेक्टेड लॉस है, तो इसके लिए हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। हम क्यों शक की बिना पर अपने डेटर्स को राइट ऑफ कर दें। अब आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, हाँ, अपनी किताबों से ही अपना हक छोड़ दें, लॉ तो आप पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, टाइम बार डेट होते भी पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, टाइम बार डेट की बात कर रहा हूं, चेक की बात नहीं कर रहा, अब मैं डेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टाइम बार होते थे तो कितना टाइम लगता है, और हम बिल्कुल भी उसको उस मजबूती से पकड़े रखते हैं, उसको अपनी किताबों में शो करते हैं, कोर्ट में नहीं लेके जाना होता। ये देखें जी, ये हमारे उसने पैसे देने, और ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा, दे ही नहीं रहा पैसे, बस समझ रहे हो ना। तो हम क्यों ऐसे ही शक की बिना पर अपने डेटर्स को कम करें। लेकिन एक बात याद रखें, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या नाम है जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अक्लमंदी का तकाजा क्या है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होना है तो आप उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर का लॉस है, फ्यूचर का एक्सपेंस है, तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड करो, जबकि फ्यूचर का गेन उसको आज रिकॉर्ड ना करना, उसके लिए फ्यूचर का इंतजार करो। आ प्रोविजन, ठीक है जी, वी विल क्रिएट आ प्रोविजन। आप देखें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सामने आ गया, उसके अल्फाज मैं नहीं लिखवा रहा, चले उसकी बात कर तो देता हूं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट जी,
प्रूडेंस, अक्लमंदी वाला, ये अक्लमंदी का तकाजा ये कहता है आपको नजर आ रहा है कि 100 में से 10 रुपए नहीं आने तो उसको आज रिकॉर्ड करो। एक और भी तो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो है। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत कहीं छेड़ता आया हूं। ये अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ रहे थे। एक्रूअल वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जनवरी में एक्सपेंस इनकर हो गया है, रिकॉर्ड करो, चाहे कैश पे करो चाहे ना करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो। हाँ, यहां से भी प्रूफ करता हूं। हमने चीजें आज बेची हैं उधार पे, 100 रुपए की चीजें आज बेची हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स में आज 100 रुपए की सेल आ रही है। इसमें से 5 रुपए लोग लेकर भाग गए, उड़ गए, बैड डेट, और 10 लगता है भाग जाएंगे। अब भागेंगे तो फ्यूचर में, लेकिन इसकी रिलेटेड एक्सपेंस रेवेन्यू को हम कहां रिकॉर्ड कर चुके हैं? आज। और भाई समझो ना, 2012 में हम मौजूद हैं, हमने यहां पर सेल की है 100 रुपए की, हमें लगता है 5 रुपए लोग नहीं देंगे, और लगता है 5 तो लोग लेकर भाग गए और 10 भी नहीं मिलेंगे। अब ये तो भाग गए, हमने बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट कर दिया। इस 10 के बारे में अगर वो कहता है भाग जाएंगे, तो क्या उस वक्त का इंतजार करें और 13 में या 14 में जब वो भागें तब जाकर इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें? मैच ही नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इनकम और एक्सपेंस मैच ही नहीं कर रहा। रिलेटेड इनकम, रिलेटेड एक्सपेंस मैच ही नहीं कर रहा। बात समझ रहे हैं? रिलेटेड इनकम, ये लॉक किसने खोला है भाई? खुद ही बाहर से खोल लिया, ठीक है। रिलेटेड इनकम, रिलेटेड एक्सपेंस, आप लोगों को किसी ने पीछे मुड़ने का कहा? रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस आपस में मैच नहीं कर रहा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि फ्यूचर के एंटिसिपेटेड गेन को, एक्सपेंस को आज रिकॉर्ड कर लो। अक्लमंदी का तकाजा ये है। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, ये भी अप्लायर, दोनों कॉन्सेप्ट लगते हैं। वो कहता है अगर सेल आपने 12 में रिकॉर्ड की है तो इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी 12 में ही रिकॉर्ड करो, एस्टिमेट कर लो। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट, अंदाजा लगा लो, एस्टिमेट कर लो, अंदाजा लगा लो, ठीक है। और सही है ना? तो बैड डेट की एंट्री तो ये होती है, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हैं